सही है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे वो पैथोलॉजी का जो सेक्शन बी है उसको। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को लिख दिए हैं तो उनको नॉर्मली समझा देंगे कि इसमें क्या लिखना है और क्या चीज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। जो आपका पेपर कौन से ईयर का है? 2018 का। 2018 का जो पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन आया था पेप्टिक अल्सर क्या है। तो इसको आपने एमएसएन में पढ़ा था क्या कि पेप्टिक अल्सर क्या है? स्टोमक में घाव हो जाता है, शोर हो जाता है। क्यों? HCl के बढ़ने से या फिर H पायलोरी बैक्टीरिया जब स्टोमक में एंटर करता है तो उसकी वजह से भी घाव होने के चांस रहते हैं स्टोमक में। तो पेप्टिक अल्सर इज ए सोर इन स्टोमक ड्यूडनम, यानी स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी वजह से, चाहे वो H पायलोरी बैक्टीरिया हो, चाहे ज़्यादा NSAID ड्रग लेने की वजह से हो, या फिर HCl ज़्यादा इंक्रीज होने लगा हो और म्यूकस कम होने लगा हो, तो इन फैक्टर की वजह से पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। तो ये तो क्वेश्चन हमारे कवर 2018 में। इसी तरीके 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग कि डिफाइन पेप्टिक अल्सर, उसके बाद कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, फिर साइन एंड सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर, और लास्ट में यही मेडिकेशन दे दिया गया था, ठीक है, इन पेप्टिक अल्सर। तो ये 2020 के क्वेश्चन थे, पर लेकिन इसमें सिर्फ इसने 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। क्या? पेप्टिक अल्सर की डिफाइन 2 नंबर की, इटियोपैथोजेनेसिस 3 नंबर का, कॉम्प्लिकेशन 5 नंबर के। तो ओवरऑल ये 8 है 12 ऐसा कुछ हो चुका है। तो ये डिफाइन हो गई हमारी। अब इटियोपैथोजेनेसिस मतलब कहना चाह रहा है इटियोलॉजी क्या है पेप्टिक अल्सर की। तो इटियोलॉजी पहला है, हमें पता है जो मोस्ट है, अगर कहीं से H पायलोरी बैक्टीरिया स्टोमक में एंटर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया, तो अपनी जो स्किन होती है स्टोमक की या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको क्या करेगा? इन्फेक्टेड कर देगी, उसमें इन्फ्लेमेशन कर देगी, और जिसकी वजह से वहाँ घाव हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो ये H पायलोरी बैक्टीरिया करता है, ठीक। ये हो गया इसका क्या कहते हैं, कॉज या इटियोपैथोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट NSAID, नॉन क्या कहते हैं, NSAID वो ड्रग होती हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये क्या करती है? कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो स्टेरॉइड नहीं होती, तो इनका बिना डॉक्टर की परमिशन से इनटेक करने से भी हमारे स्टोमक में और ड्यूडनम में लंबे समय से कोई अगर इन दवाइयों का यूज कर रहा है तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको 4 नंबर में लिखना है ना, तो H पायलोरी बैक्टीरिया के बारे में समझाना पड़ेगा कि कैसे एंटर हुआ, उसने क्या किया और उसकी वजह से क्या देखने को मिला। फिर ऐसे ही NSAID, फिर लाइफ स्टाइल फैक्टर मतलब भूखे पेट स्मोकिंग करना, या फिर ज़्यादा देर तक फास्ट रहना और एक्सरसाइज ना करना, ये भी कुछ कारण रहते हैं, उल्टा सीधा खाना, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट थे जिन्हें आप बढ़ा के लिख दोगे तो आपका इटियोपैथोजेनेसिस हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के कि जब किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाएगा तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली समस्या ब्लीडिंग, जो इनर लाइनिंग है स्टोमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है ब्लीडिंग क्या कहते हैं, एनस के जरिए मॉर्निंग में बाहर भी आए, या फिर वोमिटिंग में कभी ऐसा होता है कि जब वोमिटिंग है जो HCl हमारा है वो जब उल्टी करते हैं तो HCl खट्टापन होता है, HCl साथ में बाहर आता है। तो अगर किसी को शोर है और ये पेप्टिक अल्सर है तो वोमिटिंग में भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। पहला बना दोगे आप। ये परफोरेशन, कभी कभी क्या होता है पेप्टिक अल्सर की वजह से, ज्यादा क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर की वजह से होल हो जाता है स्टोमक में, उस एरिया स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पेप्टिक अल्सर है वहाँ पे आपको होल सीन मतलब एक गड्ढा सा देखने को मिलेगा। उस काफ़ी समय से इलाज ना कराने से होल हो जाता है उसमें। अब ट्रीटमेंट के लिए सीधी तो आप MRI करवाइए या CT स्कैन वहाँ से। तो परफोरेशन मतलब कि पेप्टिक अल्सर की वजह से होल होना, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो हमारा गैस बनना, अचानक भयंकर दर्द होना, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो HCl सीक्रेट करती हैं या फिर म्यूकोस सीक्रेट करती हैं, तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। ये हमें देखने को मिलते हैं किसमें, कॉम्प्लिकेशन में। तो ठीक है ना, ये आपकी 2 नंबर की डिफाइन हो जाएगी। 3 पॉइंट है, आप एक्सप्लेन करोगे तो कम से कम 4 नंबर का ये हो जाएगा। इधर भी 3 पॉइंट है, एक्सप्लेन करोगे तो 3 नंबर का ये हो जाएगा। इस तरीके से 4 3 7 8 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। और बढ़ाना हो तो 3 4 फैक्टर और है इसके, वो यूज कर लेना, तो उसमें ये इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत कुछ होता है। देखो, एक तो ये एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का इंटेक करना और ड्रग्स का बिना डॉक्टर के यूज लेना, तो ये लाइफ स्टाइल में भी कारण आ सकते हैं पेप्टिक अल्सर के। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था केवल। फिर आया था नेक्रोसिस क्या है, सेकंड क्वेश्चन था शॉर्ट नोट में, नेक्रोसिस के बारे में लिखो।
तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ अकर इन लिविंग टिश्यू ड्यू टू इंजरी। किसी इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से हुआ क्या, जो अच्छी टिश्यू थी, लिविंग टिश्यू थी, वो डेथ करने लगी या उनकी डेथ हो गई। ठीक, और सबसे गलत बात ये है, इसकी बुरी बात कि ये इरिवर्सिबल है। नेक्रोसिस अगर किसी सेल डेथ, नेक्रोसिस ऐसी प्रोसेस है अगर किसी की वजह से, इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से लिविंग टिश्यू बदल गए, उनकी डेथ हो गई या सेल की डेथ हो गई, तो वो दोबारा रिकवर नहीं होती है, रिवर्सिबल नहीं होती हैं। तो अब ये तो आप लोग बना के लिख लोगे इसको और इंट्रोडक्शन में। फिर कॉज, क्या कॉज है इसके, तो पहला इंजरी, वो इंजरी हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तब सेल डेथ हो सकती है। टॉक्सिन, कुछ केमिकल वगैरह है जो मतलब फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कंटिन्यू केमिकल्स उनके इनटेक करते हैं, तो उस कारण से भी कुछ एरिया की सेल डेथ हो जाती है। लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, कुछ पोर्शन पे जहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है वहाँ पे ब्लड प्रॉपर मात्रा में ना पहुँचना, ब्लड नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेंगे और वो सेल डेथ हो जाएगी। तो ये था हमारा क्या, नेक्रोसिस और इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होते हैं अगर नेक्रोसिस हो गई तो पहला इफेक्ट टिश्यू डैमेज होगा, ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देगा, जिस एरिया की सेल डेथ होगी टिश्यू में वो, तो इस हिसाब से। और लास्ट में आप लोग इसका एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि नेक्रोसिस एक ऐसी प्रोसेस है कि उसमें इंजरी की वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा 3 या 4 नंबर का। अब डिफरेंस आया था बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। तो बेनिग्न ट्यूमर क्या है, वो ट्यूमर जो स्लो ग्रो करे, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो फास्ट ग्रो करे, यानी सेल डिवाइड इसमें स्लो हो, इसमें सेल डिवाइड तेज होगा। ये ट्रीटमेंट भाई, अगर किसी को बेनिग्न ट्यूमर है तो दवाइयों से उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो वो रेडिएशन या कीमोथेरेपी से ही ठीक हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं कि ठीक ही हो जाए। फिर बेनिग्न ट्यूमर में नॉट मेटास्टेटिस, मतलब ये क्या है, एक ऑर्गन से या एक सेल से दूसरे सेल में नहीं फैलती हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसका सिर्फ यही काम है कि अगर एक एरिया में सेल, अगर किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो ये पास वाली सेल को भी अफेक्ट कर देंगी, तो जितना एरिया होगा उस पूरे एरिया को अफेक्ट कर देंगी और इसी को मेटासिस कहते हैं। बेनिग्न ट्यूमर में पेशेंट हमारा मर भी सकता है, सॉरी नहीं भी मर सकता है, इसमें क्या जी जल्दी ठीक हो सकता है, मेडिसिन ठीक हो सकता है, स्लो ग्रो कर रहा है तो इसको हम एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो पेशेंट बच सकता है। पर ये कंडीशन ऐसी ट्यूमर की है जिसमें मे भी पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर तरीके से रेडिएशन या कीमोथेरेपी नहीं कराई गई तो। ठीक, तो ये था हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो। अब बात करते हैं 2019 पे। 2019 पे क्वेश्चन आया था हेपेटाइटिस क्या है, तो ये वही एमएसएन की बात आती है। हेपेटाइटिस बताए थे कि हेपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपना लिवर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। अब बात करते हैं कॉज, क्वेश्चन पूछा गया था लॉग 12 या 15 नंबर में। डिफाइन हेपेटाइटिस, कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, पैथोलॉजिकल चेंज ऑफ हेपेटाइटिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले आप डिफाइन छोड़ो, यहाँ पे डिफाइन तो पहले इंट्रोडक्शन डाल दो इसका कि हेपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, एक लिवर की ऐसी बीमारी है जिसमें होता क्या है कि जो हमारा लिवर है वो स्वेल कर जाता है। ठीक, और जिसे इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। फिर सिंपल नीचे डिफाइन डाल के हेपेटाइटिस अ कंडीशन इन विच अवर लिवर गेट इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेटेड। ठीक है, कॉज तो बताए थे पिछली वीडियो में कि कॉज 2 तरीके से थे, एक वायरल एक नॉन वायरल। वायरल मतलब ए बी सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो ये एक 5 वायरस है, इसमें से केवल 2 ऐसे हैं ए और ई जो कंटामिनेटेड फूड से फैलते हैं। ठीक, बाकी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके जरिए हेपेटाइटिस फैलता है। ठीक है, तो ये आप लोग उसको बना के लिख दोगे, क्योंकि पहले आप कॉज लिखोगे तो वायरल डालोगे, फिर लाइन्स लिखना हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, और ब्रैकेट में डाल देना कि ए और ई के आगे ये दोनों फूड से होते हैं, बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं। ठीक, नॉन वायरल कि ये क्या है, ये वायरस से नहीं हुए हैं, ये क्या है, किसी कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करता है तो एक कंडीशन ऐसी रहती है, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि लिवर की कैपेसिटी होती है इंटॉक्सिफिकेशन, चीज़ों को जो टॉक्सिक चीज़ें उनको बाहर निकालने के लिए या जो खराब चीज़ें उनको अलग करने के लिए। पर अत्यधिक अल्कोहल की वजह से लिवर अपनी कैपेसिटी खो चुका है, तब स्वेलिंग आने, इन्फ्लेमेशन होने के चांस रहते हैं। या कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो 30-40 की एज में अपना लिवर है वो इन्फ्लेमेटेड हो सकता है। तो ये कॉज आप लोग उसमें लिख लेंगे आराम से कम 2 नंबर की डिफाइन लेके चलोगे, वही 2 की आती डिफाइन, और 4 नंबर के कॉज आराम से इसमें हो जाएंगे। ठीक, दोनों को अगर अलग अलग बांटोगे तो। अब पैथोलॉजिकल चेंज, जब किसी को हेपेटाइटिस हो जाएगा तो उसके अंदर क्या पैथोलॉजिकल चेंज देखने को मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी सेल्स के अंदर, वो बताना है। तो सबसे पहला है हेपेटोसेलुलर डैमेज। हेपेटो मतलब लिवर,
सेलुलर मतलब सेल, तो लिवर की जो सेल है आसपास में जो फंक्शन करती थी वो डैमेज होने लगेंगी और अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो लिवर का एक्चुअल डिटॉक्सिफिकेशन करना है वो नहीं होगा, तो दूसरी बीमारियां भी आने के चांस होंगे। पहले ये हो गया यानी लिवर सेल का डैमेज होना। दूसरा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन, WBC है, प्लाज्मा है, लिम्फोसाइट्स है, ये फिल्ट्रेट नहीं होंगे। जो फिल्ट्रेट ही नहीं होंगे तो फिर जो कुछ भी क्या कहते हैं, जो हेपेटाइटिस फिल्ट्रेट जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जो भी इसके फंक्शन थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। जो ये चीज़ों को छानता था या चीज़ों को तोड़ता था वो नहीं कर पाएगा। फिर थर्ड है फिब्रोसिस, यानी अब जो लिवर था उसके ऊपर स्केरिंग आ जाएगी, मतलब पपड़ी जमने लगेगी, उसके ऊपर रेडनेस आने लगेंगे, रेड पैचेस आने लगेंगे और लिवर एक तरीके से कगार पे आ जाए कि उसकी सेल्स है वो फाइबर के रूप में जनरेट होने लगेगी, मतलब लिवर अब टूटने लगेगा। तो ये पैथोलॉजिकल चेंज थी। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस होने के बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं। कॉम्प्लिकेशन तो लिवर बीमारी है तो लिवर सोर्सेज कर सकते हैं, डिफाइन पता ही है आपको, तो इसका इंट्रोडक्शन कर दो पूरा। कॉज लिख सकते हो, उसी अलग नहीं लिखने, बना के ही लिखने हैं कि लिवर सोर्सेज की ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर के ऊपर स्कारिंग आ जाती है, क्यों आए, जिसकी वजह से वो वजह लिख दो उसमें, बस काफ़ी है। फिर लिवर फेल्योर, अब हेपेटाइटिस इतना ज़्यादा हो गया कि ये सब कंडीशन नहीं चल पा रही, पैथोफिजिकल चेंज होने लगा है, अब लिवर फेल होने के कगार पे आ गया है, तो लिवर फेल्योर की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। फिर इंक्रीज लिवर कैंसर, और हो सकता है अगर इसी प्रकार चलता रहा, जब लिवर सोर्सेज भी हो गया, फेल्योर भी हो गया, अब जाके लिवर में कैंसर होने के चांस है। तो ये था हमारा 12-15 नंबर क्वेश्चन जिसमें इतना पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं क्यों क्वेश्चन ये लोग क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन देते हैं, 12 नंबर का देते हैं। अब इस बार चाहे वो पेप्टिक अल्सर का है या हेपेटाइटिस का है, चाहे पेप्टिक अल्सर हो गया, हेपेटाइटिस, DM, डायबिटिक या हाइपरटेंशन, अब कौन सा है वो देखा जाएगा, पर आपको पढ़ के चलना है। फिर शॉर्ट नोट पे आते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसाइमा, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया था। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, देखो ब्रोंकाइटिस है तो इससे याद रखो इन्फ्लामेशन कहाँ होना है, इरिटेंट कहाँ होना है, ब्रोंकस में, मतलब जो हमारा लंग्स होता है, कहाँ पे, इसको देख लो, ये जब हम लंग्स यहाँ बनाएंगे ये, तो जो ये वाला पार्ट है ये है, इन्हें ब्रोंकाई या ब्रोंकोइल्स कहते हैं। इसके अंदर जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इसमें जब इन्फ्लामेशन, ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो होगा क्या, इसमें म्यूकस बहुत बनेगा, म्यूकस बहुत बनेगा, फिर उसके बाद कफ ज़्यादा जनरेट होगा, जब कफ जनरेट होगा तो सांस लेंगे तो सीटी जैसी सीसी की आवाज आएगी। तो ये डिफरेंस हो गया क्या, क्रॉनिक का पहला डिफरेंस इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ ब्रोंकस, ठीक, जिसकी वजह से लार्ज ये एयरवे बड़े हो जाएंगे। इसमें एम्फीसाइमा में एल्वोलाई डैमेज होती हैं, ठीक, एक डिफरेंस क्या, इसमें क्या ब्रोंकस होती है वो इन्फ्लामेशन हो जाती हैं और इसमें क्या है, एल्वोलाई डैमेज होती हैं। दूसरा, इसमें लॉट ऑफ म्यूकस बनता है, इसमें म्यूकस कम बनेगा, इसमें क्या होगा, जो हवा हम सांस ले रहे हैं वो ऐसी फंस के जाएगी, ऐसा लगेगा छाती पे कि कुछ फंस रहा है, तो एम्फीसाइमा का सीन है। शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग, इसमें वही सांस में तकलीफ होगी, इसमें सांस ली जाएगी पर उसमें आवाजें आएंगी या जो आवाज निकलेंगी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन हो गया तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे वो सर्जिकल हो चाहे किसी और तरीके से हो, तभी हम उसको बता पाएंगे, ठीक। और एम्फीसाइमा में इसमें पल्मोनरी फंक्शन, यानी ऑक्सीजन जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस है कि एक इंसान कितने मिनट में कितनी बार ऑक्सीजन ले पा रहा है, तो अगर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहा तो इसका मतलब उसे एल्वोलाई में प्रॉब्लम आ रही है और वो एम्फीसाइमा का पेशेंट है। और इसमें लंबे समय तक स्मोकिंग करना ये बीमारी कॉज करता है, एम्फीसाइमा भी है पर स्मोकिंग का मतलब कम लेने से ही समस्या होती है। क्यों, क्योंकि ये जब एज गुजर जाती है तब एम्फीसाइमा सीन होता है अगर कोई स्मोकिंग है तो, और इसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ज़्यादा स्मोकिंग से। अब जरा बायस की बात करते हैं। बायस में वुंड हीलिंग आया था। वुंड हीलिंग मतलब अगर किसी को चोट लगती है तो उसको हील कैसे करेंगे, तो पीछे वाले वीडियो में बताए थे 4 फैक्टर थे, क्या कहते हैं, पहले वही क्लॉटिंग फैक्टर आएगा, फिर उसको इस तरीके से जाला बना देगा, फिर ब्लड बंद हो जाएगा, ब्लड वेसल बिल्कुल पिचक जाएंगी, फिर खून बाहर नहीं बहेगा। तो आप लोग 4 स्टेप उसको देख लेना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी आया क्वेश्चन 2022 में। इसका मतलब ये है जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है, जो लैब में हम जो भी सैंपल ले जाते हैं तो ऑन द स्पॉट एक्यूरेट हमको उसका रिजल्ट मिलता है और तुरंत मिलता है, यानी बहुत जल्दी चीज़ सी, और बीमारी बढ़ने से पहले हम इंसान के अंदर ही पता कर लेते हैं कि कौन सी बीमारी बढ़ने वाली है, एजेंट तुरंत पता चल जाता है। तो ये क्लिनिकल पैथोलॉजी के आप लोग उसको बना के लिख लेंगे कि लैब का क्या काम है, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी बॉडी के सैंपल जाते हैं उसके, चाहे वो यूरिन सैंपल हो चाहे ब्लड सैंपल हो, तो इसी तरीके यूरिन का सैंपल लिख लोगे क्यों जाता है, ब्लड सैंपल क्यों जाता है, और जो भी अदर सैंपल क्यों जाते हैं वो आप लोग उसमें लिख लेंगे। पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या है, ये क्या है, हार्ट के अंदर
एक पेरिकार्डियम लेयर होती है, उसमें फ्लूइड जम जाता है, वो एक कंडीशन है पेरिकार्डियम इफ्यूजन। इसके कॉज देख लेने हैं आपको, इसके सारे सिम्टम देख लेने हैं और मेडिकल मैनेजमेंट देख लेना, जैसे एमएसएन किए थे वैसे। फिर हेमोप्लेजिया क्या है, ये एक नया वर्ड आया, एक ही बार क्वेश्चन आया था। हेमोप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान या तो कंप्लीट पैरालिसिस हो जाती है उसकी, और या फिर जो वॉलंटरी मूवमेंट है, मतलब वॉलंटरी मतलब वो मूवमेंट जो अपनी इच्छा से होते हैं, हाथ को उठाना, पैर को उठाना और गर्दन को घुमाना, ये सब बंद हो जाता है। इस कंडीशन को हेमिप्लेजिया कहते हैं। और ये स्पाइनल कोड के स्पाइनल कोड, इसका मेन जो पॉइंट है स्पाइनल कोड, वही जनरेट करता है, तो वही पोर्शन इसमें कंडीशन में खराब हो जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग, आप लोग देख लेना, क्रॉस मैचिंग करते हैं हम क्या कहते हैं, जब ऑर्गन डोनेट करते हैं तब। और ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी पता करने के लिए करते हैं कि इसके एंटीबॉडी पे कौन सी एंटीजन है। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन में डिफरेंस, तो मतलब एक ये डिफरेंस, दो, उसके बाद एक 3 और 4 ये डिफरेंस, ये लोग आप लोग देख रहे हैं, इनमें शायद कोई डिफरेंस आ सकता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था पैथोलॉजी में वो बता दिए। कल मिलते हैं जेनेटिक के साथ, जेनेटिक क्वेश्चन के साथ। आज के लिए थैंक यू।